नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली की, मोदी सरकार की नीतियों पर राहुल के सवालों की, दिल्ली चुनाव में तेज हुए प्रचार की, देखेंगे बिहार एनडीए में आई दरार को, महाराष्ट्र में क्यों आमने सामने आए फडणवीस और शिंदे, जानेंगे सरकार से बातचीत पर किसानों के रुख को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक्टर सैफ अली खान अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। हाल ही में एक्टर पर हुआ था हमला, लीलावती अस्पताल में चल रहा था उपचार। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग पर राज्यों का जवाब न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को दी चेतावनी, अगली सुनवाई तक जवाब नहीं आया तो कोर्ट सभी पर लगाएगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ नई याचिका दाखिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव का हवाला देकर 5 फरवरी से पहले की सुनवाई की मांग, जल्द सुनवाई से एससी का इनकार। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1235 अंकों की गिरावट के साथ 75,838 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 299 अंकों की गिरावट के साथ 23,045 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली हुई। वैसे ये रैली 27 दिसंबर को होनी थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते इसे रद्द कर दिया गया। रैली से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद हुई रैली में बीजेपी पर जमकर हमले किए। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार पर जमकर हमले किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श और बाबा साहेब के उसूल हमारी विचारधारा की नींव है। यही हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति देते हैं। हम इसी शक्ति के साथ देश से अन्याय, अत्याचार और नफरती विचारधारा को हराएंगे। खड़गे ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया। हम सभी ने शाह के खिलाफ धरना दिया और उनका इस्तीफा मांगा। हमारी आज भी वही मांग है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया तो पीएम मोदी कहते हैं कि महात्मा गांधी को दुनिया में गांधी फिल्म आने के बाद पहचान मिली। ये बहुत शर्मनाक है। जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, जिन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं। खड़गे ने कहा कि आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान को जलाने और खत्म करने वाले लोग हैं। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने तो देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोगों से कहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लो। यही नहीं, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर गांधी जी के इस आंदोलन को नहीं दबाया गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी हर रोज संविधान के लिए लड़ते हैं। वो इसके लिए जान देने को तैयार हैं। जब राहुल गांधी संसद में आपकी आवाज उठाते हैं, तब मोदी सरकार संसद को रद्द करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उनसे डरती है। मोदी सरकार के लोग राहुल गांधी जी को देखकर कांपते हैं, क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग राहुल जी के ऊपर तमाम केस लगा रहे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। प्रियंका ने कहा कि हमारी विचारधारा आरएसएस बीजेपी की तरह कायरो की विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा संविधान है। हम इसके लिए मरने को तैयार हैं। हम लोगों को न्याय और समानता दिलाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। रैली में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी बीजेपी पर तीखे हमले किए। कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि अमित शाह ने संसद में डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान किया, उसे लेकर कांग्रेस अपनी लड़ाई को और तेज करेगी। संविधान बचाने की लड़ाई कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है। बीजेपी पर जोरदार हमले कर रही है तो मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों के चलते बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए हैं। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के बिहार दौरे ने एनडीए के लिए चौतरफा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पटना में जहां एक तरफ उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल ने गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाकर बीपीएससी परीक्षार्थियों से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस सांसद ने छात्रों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी,
और अब अपनी इसी मुलाकात का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन हो रहा था, उससे पहले ही वहाँ पे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। जबकि हम लोग पिछले 18 तारीख से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है? हजारों करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। हजारों करोड़ का स्कैम है और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि री एग्जाम हमको करवा दीजिए। और सीएम आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बिहार के अंदर में एक रैकेट चलता है जो कि पूरा का पूरा एसएससी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, बिहार पुलिस का पेपर हो, 67वें बीपीएससी में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ था, तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। इस वीडियो के साथ ही राहुल ने एक पोस्ट भी साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि देखिए पटना में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने मुझे क्या बताया। क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने की जगह पुलिस छात्रों को पीट रही है और सरकार का फोकस सिर्फ भ्रष्टाचार के घिनौने खेल को छुपाने पर है। छात्रों ने राहुल गांधी से अपील की कि वो उनका मुद्दा संसद में उठाए। छात्रों के आंदोलन में राहुल की एंट्री ने बिहार की एनडीए सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं केंद्र की एनडीए सरकार भी राहुल के निशाने पर है। कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार के विकास की पोल खोल दी है। उन्होंने जीएसटी, अर्थव्यवस्था से लेकर कृषि क्षेत्र तक गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्वीट किया कि मोदी जी के विकसित भारत की सच्चाई, मेहनत आपकी, मुनाफा किसका। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 60 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई है। कृषि क्षेत्र में गलत नीतियों ने किसान और खेत मजदूर की स्थिति बदहाल की है। आसमान छूती महंगाई के कारण अब न सिर्फ गरीब बल्कि सैलरीड क्लास भी अपनी जरूरतों के लिए लोन लेने को मजबूर है। राहुल ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि वास्तविक विकास वो है जहां सबकी उन्नति हो, बिजनेस के लिए निष्पक्ष माहौल मिले, उचित टैक्स सिस्टम हो और श्रमिकों की आमदनी बढ़े। अब इस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के खिलाफ लोगों की आवाजें भी उठ रही हैं। इसका नुकसान दिल्ली चुनाव बीजेपी को हो सकता है। वैसे भी बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव में जीत मुश्किल दिख रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट जारी किया, लेकिन संकल्प पत्र जारी करते ही आपने इस घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धमकी देने और हिंसा करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदुड़ी के खिलाफ भी शिकायत की है। आपका दावा है कि रमेश बिदुड़ी के भतीजे ने आप कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कहा कि घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर टूट जाएंगे। आतिशी ने चुनाव के दौरान दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की रामायण की व्याख्या पर बीजेपी ने विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने केजरीवाल पर रामचरितमानस के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन इसे लेकर अब वो खुद ही घिर गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम राम या रावण की राजनीति नहीं करते हैं। दरअसल केजरीवाल ने एक चुनावी सभा में रामायण का उदाहरण देकर रावण को सोने का हिरण बताया था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा उठाया है। भारद्वाज ने कहा कि बीते 2 सालों में बीजेपी और उनकी एजेंसियों ने दिल्ली में करीब 12 झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कई मामले दायर कर इन झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त करने की मांग की है। उन्होंने सभी मामलों को 2 दिन में वापस लेने की बात कही है। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के बीच बीजेपी नेता ने अपना दूसरा चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सत्ता में आने पर पार्टी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। साथ ही दिल्ली में पॉलिटेक्निक और स्किल सेंटर्स में से अनुसूचित जाति के छात्रों को 1000 रुपए मंथली देने का अंबेडकर स्टाइपेंड स्कीम शुरू करेगी। साथ ही आप सरकार की अनियमितताओं और घोटालों की एसआईटी जांच की मांग की जाएगी। केजरीवाल ने उनके संकल्प पत्र को दिल्ली के साथ ही पूरे देश के लिए खतरनाक बताया है। दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, तो चुनौती बिहार में एनडीए के लिए सहयोगी खड़ी कर रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के सहयोगी उसके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। पशुपति कुमार तो पहले से ही तल्ख तेवर दिखा रहे हैं और अब जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी को चेतावनी दे दी है, जिससे एनडीए की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी ने एनडीए छोड़ने की धमकी देकर बिहार की सियासत में उथल-पुथल मचा दी है। मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो एनडीए छोड़ देंगे, मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो,
तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। मांझी ने मंत्री पद छोड़ने का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि अगर विधानसभा चुनाव में हमको सम्मानजनक सीट नहीं दी जाती है तो वो सख्त फैसला करने को स्वतंत्र होंगे। दरअसल मांझी ने इससे पहले कहा था कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमको 40 सीटें मिले, लेकिन 20 भी मिलती हैं तो हम गठबंधन को लेकर इतना त्याग करने को तैयार हैं। मांझी के बयान के बाद महागठबंधन की तरफ से हम के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए हैं और इसका असर अब एनडीए के अंदर भी दिखाई देने लगा है। दरअसल मांझी ने बीजेपी हाईकमान के सामने डिमांड की है कि जितनी सीटें वो चिराग पासवान की एलजेपीआर को देंगे उतनी ही सीटें हमको भी देनी होंगी, लेकिन मांझी की ये डिमांड बीजेपी मानती नहीं दिख रही है, जिसके बाद मांझी ने अब एनडीए छोड़ने के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। बिहार में एनडीए सहयोगियों की बगावत ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है, तो मुश्किल महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए बढ़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे का कद कम करने की कोशिश की जा रही है। नतीजों के बाद से सीएम फडणवीस ने शिंदे सरकार के कई फैसलों का पलटने का काम किया। संरक्षक मंत्रियों की नियुक्तियों में भी शिंदे गुट की अनदेखी की खबर सामने आई और अब एक बार फिर सीएम फडणवीस ने शिंदे सरकार के फैसले को पलट दिया है, जिससे महायुति के अंदर ही टूट खुलकर सामने आ गई है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति में पर्दे के पीछे चल रही राजनीतिक हलचल चरम पर पहुंच गई है। सीएम फडणवीस और शिंदे के बीच पड़ी फूट की खबरें तो पहले से ही चर्चा में है और अब सीएम फडणवीस ने शिंदे सरकार के कई फैसलों को पलट दिया है। शिव सैनिकों का कहना है कि नाराजगी की कई वजह हैं। बीते कुछ महीनों में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिनमें एकनाथ शिंदे के समय के फैसलों को पलटा गया है। इस वजह से शिंदे गुट असहज है। इसके अलावा अजीत गुट की एनसीपी की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी को भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। इनमें से एक फैसला स्कूलों को लेकर है। शिंदे के शिक्षा मंत्री ने फैसला किया था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई के लिए अलग से एजेंसी बनेगी, लेकिन अब फडणवीस सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले हैं जिन्हें पलट दिया गया है, जिसके बाद शिवसेना के एक नेता की तरफ से कहा गया है कि ये बदलाव एक तरफा तौर पर किए गए हैं। इस बारे में हमारी सलाह नहीं ली गई। बीजेपी के नेतृत्व में हमारा महत्व नहीं रहा। पहले ही इन फैसलों की वजह से दोनों गुटों के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा था और अब संरक्षक मंत्री के फैसले ने शिवसेना और बीजेपी के बीच इस दरार को बढ़ाने का काम किया है। दरअसल फडणवीस सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। इस फैसले पर शिंदे गुट की शिवसेना ने नाराजगी जाहिर की। इसके विरोध में कई जगहों पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए, जिस पर सरकार को स्टे लगाना पड़ा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अब शिंदे क्या रुख अपनाएंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार और शिंदे के तेवरों ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है, तो मुश्किल किसानों की तरफ से भी मोदी सरकार की कम होती नजर नहीं आ रही है। किसान नेता डल्लेवाल का अनशन अभी भी जारी है। इस बीच खनूरी बॉर्डर पर डल्लेवाल की देखरेख कर रहे डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनकी सेहत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। तो डल्लेवाल ने भी सरकार से बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की तरफ से मुलाकात का न्योता मिलने के बाद भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन लगातार जारी है। इस बीच डल्लेवाल का बड़ा बयान सामने आया है। डल्लेवाल ने कहा, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। जो 121 किसान अनशन पर बैठे थे, उनके दबाव के कारण मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए राजी हुआ। मोर्चा रोटी से नहीं, अकाल पूरक की मेहर से जीतना है। संगत की भावना होगी तो 14 फरवरी की मीटिंग में भी जाएंगे। खनूरी बॉर्डर पर डल्लेवाल की देखरेख कर रहे डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा कि शनिवार रात से मेडिकल एड लेने के बाद से अब उनकी सेहत में कुछ सुधार दिख रहा है। जल्द उनके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। बता दें कि सरवर सिंह पंडेर ने आज यानी कि 21 जनवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद 20 जनवरी को उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के बाद दिल्ली कूच का निर्णय लिया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की हुई है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों का अगला कदम क्या होगा। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मुश्किलें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ कई फैसले ले लिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर भी असर पड़ता दिख सकता है। ब्रिक्स देशों की धमकी, नागरिकता कानून में बदलाव, इमिग्रेशन पॉलिसी सहित तमाम फैसलों को हिंदुस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो कैसे पड़ने वाला है ट्रंप के फैसलों का हिंदुस्तान पर असर,
जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार बन गई है, लेकिन ट्रंप के सत्ता संभालते ही कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यानी कहा जा सकता है कि ट्रंप से मोदी की दोस्ती भारतीयों को भारी पड़ गई है। ट्रंप ने जिस तरह से ब्रिक्स देशों को धमकी दी, उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा नागरिकता के कानूनों में बदलाव, सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट की नीतियां, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए मुश्किल या तनावपूर्ण साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनौती के रूप में उभर रहे ब्रिक्स देशों को चेतावनी दे दी है। ट्रंप का मानना है कि ब्रिक्स देश भुगतान करेंसी के रूप में डॉलर के वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं। इस वजह से ब्रिक्स देश भुगतान के लिए अल्टरनेट करेंसी पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। वहीं अमेरिकी प्रशासन रूस और ईरान के साथ लंबे समय से कूटनीतिक तनाव की स्थिति में है, लेकिन इन दोनों ही देशों से भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। अमेरिका भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है कि वो इन दोनों ही देशों से तेल ना खरीदें, लेकिन भारत के फायदे के हिसाब से इन दोनों ही देशों से कच्चा तेल खरीदना फायदेमंद है। भारत पर रूस और ईरान से तेल ना खरीदने के लिए ज्यादा दबाव डालते हैं तो भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वहीं अवैध घुसपैठियों की बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में अवैध घुसपैठ को साफ साफ और सख्त शब्दों में खारिज कर चुके हैं। सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि कल जब सूरज डूबेगा तब तक हमारे देश में घुसपैठ रुक चुका होगा। ट्रंप की यह मुनादी अमेरिका में काम करने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही H-1B वीजा नीतियों को सख्त करने की कोशिश की है। H-1B वीजा ही वो आधार है जिसकी वजह से भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने का संवैधानिक आधार मिल पाता है। यानी देखा जाए तो शपथ लेते ही ट्रंप के ये फैसले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कहीं न कहीं भारत पर प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं या दिख सकते हैं। अब ट्रंप के इन फैसलों पर हिंदुस्तान क्या रुख अपनाता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दुनिया में राज कर रहे कई बड़बोले राष्ट्र अध्यक्षों में से एक डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति का फिर से कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने पर शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने चीन को अपनी लाल आंखें दिखा दी और कहा कि चीन से हम पनामा वापस लेकर रहेंगे। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ में पनामा नहर के किनारे झूला झूलने का कोई इरादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।